ये कहानी थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, और वो जो एक रिंग था वो दे देना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरी बातें उसी की चलेंगी अभी, सारा खेल डायरेक्शन का। तो फार्मूला बताएगा पीछे वाला भैया, बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड जब करंट आई फ्लो कर रहा हो, सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस आर हो, कितना होगा? मैंने आर्क बोला, आराम से रिलैक्स, मे नॉट आई, आराम से रिलैक्स, चिल, आराम से बोलो। हाँ ऐसे बोलो, म्यू नॉट आई अल्फ़ा अपॉन 4 पाई आर। धन्यवाद, बैठिए। म्यू नॉट आई अल्फ़ा अपॉन 4 पाई आर, ये है फार्मूला बी आर्क का। अच्छा, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि जो भी हम एंगल लेंगे वो एंगल रेडियन में लेंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि ऑलवेज कीप द एंगल इन रेडियन। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमेशा एंगल रेडियन में लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज़ तुमसे पूछता हूँ, अब डायरेक्शन का नियम, सर्कल में डायरेक्शन का नियम क्या था? हाँ सिंपल, अगर क्लॉकवाइज है तो एक ही चीज़, सी से क्लॉक और इसी सी से क्रॉस होता है। क्लॉकवाइज करंट है तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगा जो अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब एक ये वाला कंडीशन था, हाँ इसमें हमने कहा था नॉक नॉक रूल लगाएंगे। इसमें कहा था कि आप बस सिंपली इसको पकड़ोगे तो कैसे पकड़ोगे? अपने अंगूठे को करंट की तरफ रखोगे, अंगूठे को करंट की तरफ रख के इसको पकड़ो, इधर नॉकिंग होगी, जिधर नॉकिंग होगी उधर पक्का कौन है? क्रॉस। अब इधर क्रॉस है, मान लो इस पी पॉइंट पे क्रॉस है। अब नॉकिंग का नियम इसमें क्या है? इसको मुझे पकड़ना है, अगर मैं इसको पकड़ूंगा इधर से हाथ अंदर जाके दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा, यानी कि इसका जो दूसरा तरफ जो एंड है ये वाला, यहाँ पे पक्का डॉट होगा पी डैश पॉइंट पे। कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इसमें करंट होते हैं। ये तो आई की बात है, सही है। अब छोटी मोटी कहानी है जिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो कुछ सवाल देता हूँ आपको, कुछ सवाल देता हूँ। जैसे पहले कहा कि भैया इस तरफ से सर्कल बनता, अभी मत बनाना, ये ऐसे बनता, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 270 डिग्री, दिख रहा होगा आपको, ये बन रहा है 270 डिग्री। जो करंट फ्लो कर रहा है क्वेश्चन में, इसका डायरेक्शन इस तरीके का है, वैल्यू करंट की आई है, टेंशन नहीं है, रेडियस आर ही होगा, रेडियस आर होगा। ये आज की तारीख है क्या? और तो डेट को, मैग्नेट का दूसरा दिन है आज, दिखवा लिया करना। हम पढ़ रहे हैं मैग्नेट, इसका डे नंबर 2, तारीख है 5 ट्यूसडे, ठीक है। अब ये 270 डिग्री है। अब हमसे इसमें पूछा है कि B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी। दूसरा मान लो इसी तरह का है और बाकी कुछ भी नहीं है, और सारे डॉटेड दिखा लीजिए। और क्वेश्चन में करंट ऐसे दे रखा, वैल्यू आई है, रेडियस की टेंशन नहीं, आर है। फोटो देख के एंगल पता लग रहा है तो बोलने की आवश्यकता नहीं। अब आप इसमें बता सकते हैं। पूरा सर्कल बना हुआ है और अगर इसका रेडियस आर है तो बी की वैल्यू बताओ तो, बोलो बोलो। अल्फा 5b म्यू नॉट आई अपॉन 2,
2R। यहाँ पे घबराइए नहीं, आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, थोड़ा सा और बढ़िया से काम करेंगे। ये देखिए B कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। मैं अगर इसको भूल जाऊं, ऐसे प्रैक्टिस से कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन B आर्क का ध्यान रहेगा तो हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R। एक एक करके बताइए। आया? बोलो इसमें एंगल कितना रखोगे? पहले तो ये 270 ठीक नहीं है, इसको पाई अपॉन 180 से गुना कीजिए। 90 से ये 2, ये हो गया 3, ये 2 और ये हो गया 3, ठीक है। तो 3/2 पाई, 3/2 पाई बनेगा, ठीक है। अब उसको रख दो, 3/2 बनेगा। अब इसको रख दीजिए। अब म्यू नॉट I, अब अल्फ़ा नहीं, उसके जगह पे 3/2 पाई अपॉन सीधा 4 पाई R, 8 हो जाएगा नीचे, 4 पाई और R, पाई से पाई ख़त्म, तो म्यू नॉट I3 अपॉन 8R, म्यू नॉट I3 अपॉन 8R, यानी कि हाँ डायरेक्शन कह रहे हो, ठीक है। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है करंट। करंट तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है तो C से क्लॉक होता है, और इस अगर क्लॉक होता तो क्रॉस होता। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आउटवर्ड होगा, जिसको तुम डॉट से लिखोगे। सही है, आसान है। चलिए अब इसमें आ जाओ, ये हो जाएगा म्यू नॉट I, यहाँ अल्फ़ा अपॉन सीधा सीधा 4 पाई R। अल्फ़ा के जगह पे क्या लिखोगे इसको? बिल्कुल 90 डिग्री है, आप इसको पाई/2 लिख सकते हैं। पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, पाई से पाई ख़त्म, नीचे सीधा आ जाएगा 8। सही है, तो क्या बना? म्यू नॉट I नीचे 8R, म्यू नॉट I नीचे 8R। लिखते चलो फटाफट। सही। अच्छा डायरेक्शन बताओ इसका। माइनस क्या होता है? क्रॉस, अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज है इसीलिए अंदर की तरफ, ठीक है। मिटा दूँ? चलो, ये तो अकेला था तो तुमने ऐसा कर लिया। हो सकता है कभी ये कंबाइन फॉर्म में भी रहे, 2 भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी हमको होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। मेरे पास एक सवाल है जिसमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 3 तरीके से, 3 तरीके से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला, फटाफट ड्रॉ करना इसको। तो एक यहाँ एक कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ, इसमें रेडियस R1, बाहर वाले में रेडियस R2, R1 वाले में करंट I1, R2 वाले में करंट I2। डायरेक्शन ऑफ करंट जो क्वेश्चन में गिवन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों में करंट ऐसे जा रहा है। बता दो फटाफट। डायग्राम बड़ा बनाओ, इतना चुकड़ी से क्या बना रहा है? जोड़ेगा, हाँ बिल्कुल, इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। दोनों में करंट जो है वो हमारा फ्लो कर रहा है I1 और I2, यानी कि दोनों जुड़ेगा। सबसे पहले 2 बार लिखना पड़ेगा, एक B1 होगा, I1 के हिस्से में एक होगा B2। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, मान लो अभी। तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ये जो है ये क्लॉकवाइज है, हाँ, तो ये हो जाएगा क्रॉस, और ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी हो जाएगा क्रॉस। कारण क्या है? क्लॉकवाइज करंट था, और ये भी इसका कारण था कि क्लॉकवाइज करंट था। दोनों क्लॉकवाइज हैं। अब इसकी पूरी गारंटी है कि ये प्लस होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर सिंपली आने वाला है B1 के साथ B2। सही है।
अच्छा B1 की वैल्यू, पूरा लूप होता है, अब हमको याद है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखो पूरा लूप बन गया, लूप वाले में अगर तुमको ध्यान हो पाई कट जाता है, सर्कल से रिलेटेड एक भी फॉर्मूले में पाई नहीं आता। ये बात बहुत काम की है, क्योंकि बाद में तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर्कल है तो मन में पाई वाली फीलिंग आती है ना एंगल की। सर्कल से रिलेटेड कौन कौन है? आर्क हो सकता है, कोई भी सेमी सर्कल हो सकता है, पूरा कॉइल हो सकता है। सर्कल रिलेटेड किसी भी फॉर्मूले में पाई नहीं आता, परंतु अभी तुमको ड्राइव कराऊंगा लाइन वाले हर फॉर्मूले में पाई आएगा। थोड़ा अजीब है, लाइन में पाई अपन सोच नहीं पाते। लाइन वाला जितना फार्मूला बनेगा सब में पाई आएगा, सर्कल वाले में नहीं आता। तो यहाँ बनेगा मेरा आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई नहीं I1 और नीचे 2r1 प्लस म्यू नॉट आई नहीं I2 और 2r नहीं R2। ऐसा ये वैल्यू हो जाएगी। कुछ कॉमन आएगा तो लिख देंगे, क्या कॉमन आ रहा है? म्यू नॉट बाई 2 I1 बाई R1 प्लस I2 बाई R2, ऐसे करके लिख सकते हैं। सही है, चलो मिटाऊं। अब देखिए इसमें सवाल कैसे भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। थोड़ी वैरायटी इसमें करी जा सकती है। और जैसे मान लो करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वहाँ माइनस कर देंगे। करंट का डायरेक्शन चेंज करूँगा माइनस कर दोगे। मान लो एक क्लॉकवाइज हुआ दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो माइनस कर देंगे। किस में से किसको माइनस कर देंगे? जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर देंगे। कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? यार दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है वो। एक तो वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। मान लो दोनों का करंट बराबर हो गया तो जिसका रेडियस कम होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडियस के इन्वर्स में है। देखो करंट बराबर हो गया तो कम रेडियस वाला ज़्यादा होगा। सवाल दूं या बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। अब थोड़ा वैरायटी बदलते हैं। अब कैसी वैरायटी तुमको समझाता हूँ। देखो दो लूप बनने वाला है, विजुअलाइज नहीं होगा इसीलिए इसको पहले देखना पड़ेगा। एक लूप ऐसे रखूँगा और एक लूप जो है इसी के ऊपर ऐसे करके रखूँगा। दो तरह का लूप बनने वाला है। हम दो लूप रखने वाले हैं, इसको थोड़ा सा तरीके से समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में एक ऐसे है और एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है क्वेश्चन में। और कह रहा है कि एक का सेंटर है R1 और एक का सेंटर है R2। मतलब जो नीचे वाला है उसका मतलब रेडियस, उसका रेडियस है R1 और जो ऊपर वाला है उसका रेडियस है R2। ये क्वेश्चन ने कहा। फिर क्वेश्चन कहता है कि R1 के हिस्से में करंट I1 है, R1 के हिस्से में करंट I1 है और इस I2 के हिस्से में, ये R2 के हिस्से में करंट I2 है। अब क्या किया हुआ है क्वेश्चन में, इस पार्ट को थोड़ा डॉटेड दिखाया है और यहाँ पे इस पार्ट को डॉटेड दिखाया है। जब 3D फिगर हो तो डॉटेड का मतलब होता है वो पीछे है। 3D में डॉटेड का मतलब होता है वो पीछे है। अब मैं इस फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। करंट देख ऐसे है क्या, और तुमको ये वाला दिख रहा है I1, तो तुम ऐसे पकड़ोगे, ऐसे इसको पकड़ने की कोशिश करोगे ना। अल्टीमेटली तुम करंट के डायरेक्शन को कैसे दिखाते हो? अब ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, मान लो तुमने कहा तो क्या दिख रहा है तुमको? यहाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या क्लॉक क्या एंटी क्लॉक सोचूं, है ना? तो फिर हम आराम से जो हमारा बेसिक नियम है, क्या नियम है बेसिक, कि भाई आप करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को करिए, अपने आप अंगूठा क्या दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड। ओरिजिनल यही था ना रिलेशन, सी से क्रॉस। अगर मान लो क्लॉक और क्रॉस ही नहीं दिख रहा तो बेसिक नियम करंट के डायरेक्शन में, कॉइल वाले केस में बोल रहा हूँ, कॉइल वाले केस में भाई डायरेक्शन के नियम सबके अलग अलग हैं। अभी ये कॉइल है, अब कॉइल है तो अंगूठा थोड़ी ना रखोगे करंट की तरफ यार। अंगूठा किस में रखते हैं? जब रॉड हो, जब लीनियर शेप का हो, जब वायर हो, ऐसा लेंथ वाले में रखते हैं। अब देखना, इसमें तुम इसको ऐसे होल्ड करो, जैसे इसको होल्ड करोगे अंगूठा अगर सही जगह पे है, मान लो किसी का अंगूठा इसके नीचे है तो फिर उसको तो दिक्कत आएगी।
अगर अंगूठा सही जगह पे है तो अपने आप ऊपर चला जाएगा। मतलब इस I1 के हिस्से में जो B1 आएगा वो आएगा ऊपर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा, ये पोर्शन पीछे है, ये पोर्शन पीछे है, पता तुमको कैसा दिखेगा ये देख, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तुम इसको एज्यूम करो ये ऐसे आया हुआ है ऐसे, तो अब तुम इसको कैसे पकड़ोगे? इसको तुम ऐसे ही पकड़ोगे ना, ये देख ऐसे पकड़ोगे, इसको ऐसे ही तो पकड़ोगे, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, ये देख, ये समझना पड़ता है, इसलिए समझा रहा हूँ। तुमको दिख रहा है ऐसा, I2 तुमको दिख रहा है आगे की तरफ, अब इसको 3D में थोड़ी ना बना जा सकता है, क्वेश्चन है भाई। आपको ये समझना है कि अच्छा ये डॉटेड है मतलब ये पीछे होगा, पीछे होगा मतलब मेरा हाथ ऐसे जाएगा, पीछे गया और पीछे से पकड़ रहा हूँ, तो अंगूठा कहाँ गया? उस तरफ। भाई ये सब प्रैक्टिस से ही तो बात आती है, तभी तो ऐसे सीख रहे हैं। B1 और B2, ये वाली कहानी समझ में आनी चाहिए, समझ रहे हो क्या? अब ये कॉपी में ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने से नहीं होगा, कॉपी में फ़ोटो बना के अंगूठा उस पर घुमा के तब देखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में थोड़ी तुमको सब ले जाने देंगे, ले जाओ आ जाओ भाई, रिंग विंग लेके चल बढ़िया एकदम गर्दन में टांग के, आज वहीं पे सारा कुछ विजुलाइज करेंगे, पहले विजुलाइज करेंगे उसके बाद आंसर देंगे। ऐसे कैसे मान लूँ कि आपने सवाल सही पूछा? अब तो मैं सीधे भगा देता हूँ। पहले मैं क्या था कि जब मैं नया नया पढ़ाने आया था तो मुझे भाई टीचिंग के कुछ उसूल सिखाए जाते हैं जब आप, तो कहा गया था कि बच्चा जब पूछे डाउट तो उसको डांटना नहीं है, उसको प्यार से हर चीज़ों को समझाना है। मैं कहा ठीक है भाई। अब मैं आया तो तुम सोच, आया तो बहुत छोटा था तो बच्चा कहीं किसी कोचिंग से पढ़ के आया तो वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों ने कोई बात पढ़ाई, अब मैंने उसको किसी अलग तरीके से पढ़ाया, तो बच्चा मेरी ही उम्र का था तो क्या करता था, वो मानता नहीं था उस बात को। फिर मैं भी उसको बहुत प्यार से उसके साथ एकदम से डिस्कशन, मैं समझता हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। फिर उसके बाद से साल भर तो चला, अगले साल मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसा बच्चा, फिर मैंने बंद कर दिया। क्योंकि हर चीज़ को तुम्हारे सामने मैं अगर बीइंग टीचर अगर मैं उस समय खुद को प्रूफ करते रहता कि आई एम राइट तो कहानी गड़बड़ हो जाती। इतना समय कहाँ रहता? समय अगर रहे 2, 3, 5 साल रहे और एक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाना रहे तो फिर आदमी एक एक चीज़ करके दिखाए, यही बनाए मैग्नेटिक फील्ड। समय नहीं है, अब इतना ही समय है कि आपको चीज़ों को, अब तो खैर चीज़ें मैंने बदल दी, अब तो खैर बहुत दिन हो गए। सही है बात? आगे पीछे की बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? यहाँ होगा। क्या? हाँ, इसके बोलिए हो ऐसे। तो अब ये कैसे निकलेगा? B = अंडर रूट B1 का स्क्वायर और साथ में B2 का स्क्वायर कर सकते हैं। B1 की वैल्यू क्या रखेंगे? B1 की वैल्यू μ0 I1/2R1 और B2 की वैल्यू रखी जाएगी वही μ0 I2/2 के साथ R2। अब क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो वहाँ पे सीधे जोड़ दोगे क्या? सीधे जोड़ोगे क्या? क्यों? क्योंकि वेक्टर है। इससे पहले वाले में तो सीधे ऐड कर रहे थे। क्यों ऐड कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे सेम चल रहा था, यहाँ पे प्लेन ही अलग है दोनों का। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऐड करते समय समझिए कि डायरेक्ट क्यों जोड़ा गया था। बात समझ रहे हैं? एक है हमारे पास आई कैप के डायरेक्शन में और एक हमारे पास जे कैप के डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। इससे पहले वाले सवाल में अगर कोई जेड एक्सिस में आया था तो दोनों जेड में थे। सोच के देखो, मान लो कॉइल है 2 कॉइल दे रहा हूँ। अब देखना इसमें, ये वाला देखना, एक कॉइल ये, दूसरा कॉइल ये, इसमें करंट ऐसा, इसमें करंट ऐसा। बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कहाँ आएगा? आउट, मतलब प्लस जेड। ये वाला भी किस में आएगा? प्लस जेड। तब सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। अच्छा, मान लो इसको ऐसे कर दूँ, एक प्लस जेड दूसरा माइनस जेड, सीधा सीधा हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही एक्सिस है जेड। अब इसमें एक ऐसे ही छोड़ दिया जाए और एक जो है इस तरह का प्लेन कर दिया जाए।
तो समझो एक जेड की तरफ जाएगा, दूसरा एक्स की तरफ जाएगा। आपको विजुलाइज करने आना चाहिए। चलो ये वाली बात अगर हो गई तो अगला जो सवाल है वो आपका दूसरे एप्लीकेशन पे है, मतलब करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पे है। लिखो डिस्कशन ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। डिस्कशन ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। होता ये है कि जो मैग्नेट वाला सेक्शन है ना, इसमें सबसे जो बड़ा टॉपिक है वो बायट-सेवर्स लॉ है। बायट-सेवर्स लॉ में थोड़ा सा रहता है ऐसा परेशानी, नहीं तो उसके बाद हर चीज़ें इतनी इजी लगेंगी तुमको, एकदम से फिर से मैकेनिक्स शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जैसे ही तुम वहाँ पे फोर्स की बात करोगे, F=Q V×B, मैकेनिक्स शुरू। उसके बाद से अब थोड़ी देर के बाद रोटेशन शुरू होगा। रोटेशन शुरू होगा, जहाँ पे बोहर्स के कॉन्सेप्ट वगैरह भी लगते हैं, थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स भी आता है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। तो देखो पहला सवाल इसमें कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जिसमें बात हो रही है फाइनाइट वायर की। हेडिंग दो फाइनाइट वायर समझते हो? फाइनाइट मतलब जिसके एंड अपने को पता हो उसको बोलते हैं फाइनाइट। जिसके एंड अपने को पता हो उसको बोलते हैं फाइनाइट। अब ये एक कोई वायर है, मैंने एक वायर लिया, इस वायर में मैं करंट I फ्लो करा रहा हूँ। इस वायर में करंट I फ्लो करा रहा। इस वायर से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो सबसे पहले तुमको इस एंगल को जोड़ना होगा और इस एंगल को जोड़ना होगा। ये वाला एंगल अगर φ1 बना है और नीचे वाला एंगल हमारा φ2 बना है। P पॉइंट का पोजीशन देखिए, P पॉइंट एकदम से इसके सेंटर पे है, ऊपर में एंगल φ1 और नीचे में एंगल φ2। तो एक रिलेशन निकल के आता है μ0I/4πa और साथ में sin φ1 और sin φ2। आपको वो याद रखना है, हम उसके डेरिवेशन में नहीं जाते। जिसको डेरिवेशन करना होगा ऐसे ही, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। तो 12th के बोर्ड में लेकिन आता है, तो आप एक बार मॉड्यूल वगैरह खोल लीजिएगा, कोई किताब खोल लेना जो भारतीय ऑथर लिखते हैं, तो इसमें डेरिवेशन भी चलता है, अपने को आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन, एक तो ऐसी बायट-सेवर्स लॉ बहुत बड़ा है, और जब ये फालतू वाली चीज़ें आएंगी ना, जब इसका भी डेरिवेशन करते रहेंगे ना, पगला जाओगे तुम, कब आएगा दूसरा टॉपिक। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जैसे हमने थोड़ा टेक्निकली लगाया है, कैसे किया हमने, आर्क को डिराइव कर लिया, बाकी को उसके ईजी तरीके से कर लिए। जनरली क्या होता है, तुम देखना तुम्हारे पास पुराने साल के अगर नोट्स हो किसी दूसरे टीचर के, पहले वो सर्कल पढ़ाते हैं, एलिमेंट खेलते हैं, फिर सर्कल के बाद सेमी सर्कल और फिर ऐसी चीज़ें करके और बहुत लंबा समय पे यहाँ पे पहुँचते हैं। एक रिलेशन लिखो तो इसके बारे में वैल्यू लिख लो। μ0, जो मैंने बोला था ना, μ0I/4πa sin φ1 sin φ2। बात समझिए क्या है ये कुछ दूरी है। अब क्या है कि ये जो गैप है ना, कौन सा गैप, वायर से इस पॉइंट का, वो A है। और इस फोटो को बस मन में बिठा लो कि भाई मुझे तो एंगल किससे मेजर करना है। वायर को पहले बीच से काटा 2 पार्ट में, और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे एंगल मेजर किया जा रहा है। क्या किसको मिलाया तुमने, इसके टॉपमोस्ट पॉइंट, वायर का टॉपमोस्ट पॉइंट, ऊपर से एंगल मिलाया φ1 और नीचे से मिलाया φ। डायग्राम इंपॉर्टेंट है बस। और रिलेशन क्या आया, μ0I के साथ 4πa और साथ में sin φ1 और फिर यहाँ पे आएगा sin और ये आएगा φ2। ये क्या है, पहली बात ये है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ, सेंटर ऑफ वायर पे। अच्छा क्या कर रही हो, वायर का कहाँ सेंटर है, P पॉइंट पे, जागे रहे ना। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट
P किसके कारण? वायर के कारण। अभी ना इसके बाद तुम लोग नहीं बोलना, सिर्फ ये बोलेगा अगले 10 मिनट तक। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। एक मिनट खड़े हो, तू पहले तू ही था ना कल जो नोट्स नहीं भेजा था? तू भी था तो नोट्स तुमने भी नहीं भेजा था ना रात को? भेजना था। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, करंट का नाम बोल भैया, करंट कौन सा है? I है। ड्यू टू करंट I, बच नहीं सकता भाई, ड्यू टू करंट I। अब देखना, अब डायरेक्शन तो ठीक है, मान लो भाई बताएगा, मान लो मैंने P पॉइंट यहाँ लिया हुआ होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता? 0 होता। क्यों होता? यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वायर है और मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे X, यहाँ पे पॉइंट ले लिया Y और यहाँ पे पॉइंट ले लिया Z। अब क्या बचा? चलो तीन ही के लेते हैं। यहाँ पे X, यहाँ पे Y, वहाँ पे Z। तीनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन के साथ सबसे पहले Y पे बताओ, Y पे बताओ, क्रॉस या डॉट? Y पे। इसमें देखो, इसमें एक ही नियम है। ये क्या है? दिस इज नॉट अ कॉइल। ये कौन है? वायर है। वायर है, इसको पकड़ना होता है। वायर डंडा पकड़ते हैं ना हाथ में, जैसी वायर की बात है डंडा पकड़ो। परंतु नियम क्या है? आप डंडा ऐसे पकड़िए, जैसे कुछ होते ना, स्कूल जाते थे पहले किताब लेके, फिल्मों में दिखाते हैं ना, फिल्मों में कॉलेज जाता हुआ तो लड़कियां वड़कियां होती है ऐसे करके, तो ऐसे करके किताब लेके जाती है। देखा नहीं तुम लोगों ने? बड़ी ऐसे करके देखा है? पहले की फिल्मों में होता, अभी का तो पता नहीं। अभी तो किताब लेके थोड़ी जाते हैं। करण जौहर की मूवी किसको देखा तुमने किताब लेके जाते हुए? उसकी मूवी जो बनी थी उसने बनाई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, बकवास कर दी उसने फर्स्ट की। तो उसमें अच्छा, तुम लोगों के मन में तो यही होता होगा, ऐसे ही होता है कॉलेज में, मारूंगा एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ना होता है। चलिए, तो किताब ऐसे पकड़ते ना, ऐसे पकड़ते ना। देख अब बात समझ, जैसे ही मैं बोलूँगा रॉड है तो तुम रॉड को पकड़ने की इमेज लेके आना। रॉड है साला, है ना? तो जैसे ही पकड़ोगे तो अंगूठा इस तरफ रखने का और नॉक करो। अब इसकी नॉकिंग करोगे, ये कहाँ आएगा? बोलना भैया, क्रॉस होगा सर, तो जोर से क्रॉस होगा, और ये क्रॉस होगा। अब हमेशा कंसंट्रिक चलता है, तो ये क्या होगा? डॉट, और ये होगा क्रॉस। सही है? हाँ क्या क्या क्या? हाँ कैसे? कुछ नहीं होगा, वो जीरो होगा। अभी यहाँ की जो वैल्यू है, ये वैल्यू होगी 0। क्या 0 होगी? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? किसी पॉइंट पे, जो कहाँ है? जो वायर वाली लाइन पे है। अगर जीवन में कभी भी पॉइंट वायर वाली लाइन पे आ जाए तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, 0 होगा। कारण वहाँ इनमें से कोई एंगल नहीं बन रहा। एंगल बनाने के लिए आपको पोजीशन ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा, ना φ1 बन रहा है ना φ2 बन रहा है। इसीलिए वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, ये Z नंबर पॉइंट कहाँ है? तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट एट एक्सिस ऑफ वायर, क्या बोलते हो? खड़े खड़े बताओ, कल नोट्स क्यों नहीं भेजा? तुमने तो एक्सक्यूज़ दिया था। अब रात के 12 बजे मैं तुमको क्या बोलूँ? कोई बातें नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन मेरे तो टारगेट में थे कि कल तो आओ। रात को 12 बजे आप बहाने करेंगे तो 12 बजे रात को क्या बोलूँगा? गाली गलौज। आप रात को तो सो चैन से। हाँ भैया, तू क्यों नहीं भेजा था? हैंड आउट का वेट कर रहा था। मैंने जानबूझ के हैंड आउट नहीं भेजा, मैं समझ गया था ये सब हैंड आउट का वेट करते हैं, उसमें से छाप के मेरे को ठग देते हैं। ये रहा नोट्स, वो छूट जाता है लिखते लिखते स्पीड। वही मुझे देखना है कि कितना लिखते हो, कितना छूटता है। जब तुम मेरे ही नोट से मुझे ही दिखा दोगे लिख के, यार गजब बात हो गई। आइए, ये बात क्लियर है?
इतना। अब इसको ध्यान रखना, कई सवाल में वो कंफ्यूज करते हैं, पॉइंट दे देते हैं, लेकिन वो पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वायर होता है, इस कारण वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो भाई ऐसे तो बहुत सारी बातें यहाँ पे निकल के आएंगी। एक छोटा सा सवाल मेरे सामने दिख रहा है, कह रहा है कि वायर को इनफाइनाइट कर दूँ तो क्या होगा। हाँ, इसको मिटा देता हूँ। अब वायर को इनफाइनाइट करते हैं। भाई इनफाइनाइट करने का लिखो, व्हाट हैपन व्हेन वायर इज इनफाइनाइट। लिख लो एक बार, व्हाट हैपन व्हेन वायर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब लिख लो, दोनों तरफ से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब दोनों तरफ से इनफाइनाइट। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? वो भी सेमी इनफाइनाइट नहीं हुआ। सेमी इनफाइनाइट का अच्छा डेफिनेशन है कि एक तरफ से इनफाइनाइट और दूसरे तरफ का जो पॉइंट होना चाहिए वो दूसरे के ठीक सामने होना चाहिए, तब हुआ सेमी इनफाइनाइट। कैसे, अभी उस पे आऊँगा। अभी बात हो रही है इनफाइनाइट की। इसको इनफाइनाइट करना है, इसको खींचो, खींचते 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 खूब बड़ा कर दो। तुम इसको खींचते जाओगे, इसको मिलाने वाला एंगल बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 कितना बढ़ सकता है? 90। सोच भाई, इसको तुमने बड़ा कर दिया, इसको तुमने बड़ा कर दिया, इसका लेंथ तुमने बढ़ाया। मान लो तुमने इसके लेंथ को यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब यहाँ पे अगर इसका लेंथ पहुँचता तो एंगल यहाँ से नहीं 5 से बढ़ के सीधा हो जाता, इतना होता। और बड़ा कर दो, एक समय आएगा पूरा सीधा हो जाएगा। तो जब वायर दोनों तरफ से इनफाइनाइट हो जाए, फोटो थोड़ा सा बढ़ा लो। ये मान लो पहले ऐसे था, तुम सिलिंड्रिकल मत बनाओ, तुम तो शॉर्टकट बनाओ, तुम तो ऐसे बना लो सीधा। ये कहानी थी, ये तुम्हारे पास ए था, इसको बढ़ाते 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 इनफाइनाइट, इसको बढ़ा बढ़ा करके यहाँ पे इनफाइनाइट। तो ये पहले एंगल इतना था, रुक जा, पहले एंगल इतना था, फिर एंगल और बढ़ा, फिर एंगल और बढ़ा, फिर एंगल और बढ़ा। ये इधर बढ़ता ही जा रहा है। फाई 1 का मन कहाँ जाने का कर रहा है? 90 पे। सिमिलरली इधर भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, फाई 2 का भी मन कहाँ जाएगा? 90 पे। इसका मतलब इनफाइनाइट वायर के केस में अगर कोई कहे कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, क्वेश्चन में नहीं कहेगा दोनों तरफ से इनफाइनाइट, आपको खुद समझना पड़ेगा। इनफाइनाइट मतलब दोनों तरफ से इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू sin 90 और ये भी sin 91, 1 1 2 2 से ये कट गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। ठीक है, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है इनफाइनाइट वायर के लिए। लिख दीजिए। ये बताओ, खड़े खड़े लिखने में कैसा आनंद आता है? अच्छा लगता है? कैसा लगता है? कंफर्टेबल होता है? थोड़ी सी दिक्कत आती होगी लिखने में। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि ऐसा कर्म ना करें कि ऐसे फल मिले। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तुम तो लिखते रहो, भाई खड़ा है, हाँ बता भाई क्या करना चाहिए? जब क्लास हो तो नोट्स लिखने चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? रफ कॉपी मैंने कहा, हमको अब क्या कहने की ज़रूरत है, हमको पता ही है 2 रफ कॉपी हमारे पास है, एक में टेस्ट के लिए यूज़ करने का है और दूसरे को बाकी कार्यक्रम के लिए, उसी में करना है। मैं थोड़ी बोलता हूँ एकदम से चकाचक लिखो, रफ करो। किसने बोला था फेयर करो? तुमने बोला था क्या भाई फेयर करूँगा? कैसे कैसे गाली ब्लाउज करते हो तुम बताओ? कहता फेयर करूँगा। या फेयर करने की उम्र है? रफ फेयर चलता था 10वीं से पहले, फेयर करूँगा नहीं होता है कुछ। आप जो करते हैं वही असली है, जब भी लिखो बढ़िया ही लिखिए। अच्छा, रफ और फेयर में क्या डिफरेंस मानते हैं? रफ मतलब काट पीट दिया तो रफ है, और फेयर मतलब साला एक गलती नहीं होना चाहिए तो व्हाइटनर चला देंगे। थी एक लड़की पिछले साल, थी ना, एक लड़की थी, एक कोई थी, व्हाइटनर चलाती थी। मैं जब भी मुड़ूँ उसके हाथ में व्हाइटनर ही खुला होता था। तो वो क्या कर रही होगी अभी? क्या वो कॉलेज में होगी? क्या सिलेक्ट हो गई होगी? नहीं, फिर से नोट्स बना रही होगी, फिर उसी व्हाइटनर के साथ। और अगर वो नहीं सुधरी तो सिर्फ व्हाइटनर वाले कंपनी का पैसा इंक्रीज़ करेगी बस। आप समझिए,
बात को समझिए, डेवलपमेंट कभी दिखेगा ही नहीं जब ये सब फालतूगिरी करोगे तो। चलो ठीक है, जी का सो माको, सही है। अच्छा हाँ, सेमी इन्फिनिट बताऊँ। अच्छा देख, सेमी इन्फिनिट की क्या कहानी है, ये है सेमी इन्फिनिट। सेमी इन्फिनिट मतलब फाई 1 कितना 90 और फाई 2 0। फाई 2 जिसमें 0 हो जाए, फाई 2 जिसमें 0 हो जाए, ये कंडीशन बनेगा सेमी इन्फिनिट का। सेमी इन्फिनिट का एक तरफ से इन्फिनिट और दूसरे एंड के ठीक सामने पॉइंट होना चाहिए। पूरी बात लिखना, सेमी इन्फिनिट पे लिखो पूरी बात। एक तरफ से इन्फिनिट, दो बातें लिखना, दो बातें। पहली बात, एक तरफ से इन्फिनिट, और दूसरी बात, दूसरे एंड के ठीक सामने पॉइंट होना चाहिए। दूसरे एंड के ठीक सामने पॉइंट होना चाहिए। ठीक सामने पॉइंट होना चाहिए। फोटो ऐसा दिखेगा, और इसके पहले वाला फोटो दोनों तरह, शाबाश, दोनों तरफ से इन्फिनिट होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा मान लो कि कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो पॉइंट होगा ना, वो दूसरे एंड के ठीक सामने न होकर कहीं इधर उधर होगा। वो भी हमको पढ़ना है, वो बाद में पढ़ेंगे, वो भी पढ़ना है। उस समय थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा के उसको कर लेंगे, उसको बना लेंगे पहले सेमी इन्फिनिट, और उसके बाद उसको घटाएंगे। अभी करेंगे, उस पर बात करेंगे, वो बाद में करेंगे। अच्छा अभी जो इसमें कहानी है, इसमें कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। इसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी आई? हाँ, क्योंकि देखना, ये तो साइन 90 रहा, ये 0 हो गया, साइन 91, इधर की कहानी ख़त्म, सिर्फ ये बच गया। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। अब देखो, मैंने पाई वाली बात जो बताई थी, ये लाइन वाले जितने फार्मूले सब में पाई आ रहे हैं, और आर्क, सर्कल, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, लूप टूप, दुनिया जहान, वहाँ पे नहीं था पाई, क्योंकि वहाँ पाई कट गया था। आर्क का फार्मूला बताओ। मैं घुमाओ मत, तुम बताओ। अब बैठो, लेकिन आधा बैठना, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। चलिए कभी आधा बैठे हैं? आधा बैठने का भी अलग आनंद है, उसको बोलते हैं चेयर बेंडिंग। अब अगले दिन वैसे ही बिठाऊंगा, आधा, यू हैव टू सिट लाइक दिस, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो मज़ा आ जाए। अरे भाई, दिमाग नहीं तो पैर वैर तो मजबूत हो, कुछ तो मजबूती करके जाओ। अब देखो ये क्या आ गया, एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है, देखो, कंसीडर 2 इनफाइनाइट वायर, कंसीडर, क्वेश्चन लिखेगा, 2 इनफाइनाइट वायर प्लेस्ड 5 मीटर अपार्ट, 5 मीटर, मीटर इसलिए लिया है कैलकुलेशन में आसानी हो, सेंटीमीटर रहेगा, उस पर मत जाना। एक में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मानिए एक में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दोनों में करंट, एक में फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर, एक में कर रहा है 3 एम्पेयर। एक में करंट है 2 एम्पेयर और एक में करंट है 3 एम्पेयर। 5 मीटर की दूरी पर इनको रख के छोड़ दिया गया। कोई पॉइंट लिया गया है P, एक पॉइंट है P, नाम P है, और ये P नाम का पॉइंट पहले वाले से 2 मीटर की दूरी पर है। आपका टारगेट है कि इस P नाम के पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बतावें। मैं आपसे BP पूछ रहा हूँ, फाइंड BP।
जीरो। जीरो आ रहा है, ठीक है, लोग कह रहे हैं जीरो आ रहा है। इसका नाम हमने दे दिया वायर नंबर 1, इसका नाम हमने दे दिया वायर नंबर 2। वायर नंबर 1 की बात पहले करूंगा। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसका नाम B1 है। मैंने वायर नंबर 1 का फोटो बनाया, इसमें करंट यहाँ है और पॉइंट P इसके लिए यहाँ पे है। करंट की वैल्यू है 2 एम्पेयर। करंट यहाँ पे है। सबसे पहले डायरेक्शन क्या आएगा? क्रॉस। ये हम निश्चिंत हो गए, बढ़िया। अब वैल्यू, चूँकि ये इन्फानाइट था, दोनों तरफ से इन्फानाइट है, ये 2 एम्पेयर इसमें करंट था। इन्फानाइट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। अच्छा ठीक है, दूरी कितनी थी? 2 मीटर। तो म्यू नॉट आई, आई नहीं 2 अपॉन 2 और साथ में पाई, पाई और ए कितना? 2। यही तो था, यही तो था। म्यू नॉट आई और आई की जगह 2 एम्पेयर और 2 पाई और इसके जगह ए की जगह 2। ये किसके लिए था? और वैल्यू क्या है इसकी? क्रॉस। क्रॉस 2 से 2 काट दीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई दिख रहा है। तो ये दिख रहा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। कहाँ पे? क्रॉस में। ठीक है भैया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देख, अब देख, अगर क्वेश्चन लिख चुके हो तो इसको मिटाता हूँ, इस वाले को मिटा देता हूँ। पूरी दूरी 5 थी, पूरी दूरी 5 थी। ये तो बात थी वायर नंबर 1 की। अब देखना, अब इस पे ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ वाले सेक्शन पे। ये वायर 2 की बात कर रहा हूँ। वायर 2 के लिए इधर इधर क्रॉस होता। हाँ, अब देखना, ऐसे हमने इसको पकड़ने की कोशिश करी, अंगूठा ऊपर, यहाँ पे क्रॉस, पक्का यहाँ डॉट होगा। ये दूरी कितनी होगी? 3 मीटर। 5 पूरा था, 2 पे था, ये हो गया 3। वैल्यू वही म्यू नॉट आई, आई नहीं 3 अपॉन 2 पाई, सही है, और यहाँ पे भी 3, वापस 3 कट के यही तो बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसका डायरेक्शन डॉट। इस जगह पे, इसी जगह पे दूसरे वायर के लिए क्या आया था? वो क्रॉस आया था। वो वायर कौन था? वायर 1। इसी P पॉइंट पर वायर 1 ने क्रॉस दिया और वायर 2 ने डॉट दिया, यानी कि नेट को घटाना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसीलिए वैल्यू आ गई 0। इसका भी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसका भी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एक का क्रॉस एक का डॉट घट जाएगा, वैल्यू हो गई 0। बी नेट 0। सही है। चलिए अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। धींधारी धारा, पहले जब क्या था, बहुत इनिशियली में कभी कभी कोई चीज़ें जब टीचर पढ़ाते थे ना, वो समझ में नहीं आती थी। मतलब तेज़ पढ़ाते थे या फिर सीधा लिख दिया निकल गए, कभी बहुत, हर टीचर की वैरायटी होती। तो जो लड़के थे तो उनमें से एक दिन मैंने किसी को कहा कि यार बड़ा तेज़ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो कोई सब्जेक्ट था अपना फेवरेट, तो मैंने कहा कि ऐसे देखा, तो उसने एडवाइस दिया, कहा कि भाई एक कम कर। अब दोस्त की एडवाइस दोस्त के लेवल की होती है। कह रहा कि भाई रिकॉर्ड कर लिया कर। तो भाई कैसे? मोबाइल से रिकॉर्ड करने का, तो मोबाइल तो अलाउ नहीं था क्लास में। बोला कि हाँ मोबाइल का ऐसा कर दे, उसका आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया कर, और बाद में ना नोट्स बना के उसकी आवाज़, टीचर की आवाज़ को सुनाकर फिर बड़ा फ़ायदा होगा। मुझे लगा कि सही बात है, नई बात कह रहा है, अच्छी है, कर लेते हैं, जो तुम दोस्त की एडवाइस मानते हो। रिकॉर्ड किया एक दिन, और आवाज़ तो क्लियर आती है, क्योंकि माइक वाइक तो सेम थामने पेसिंग करके ऐसे करके। फिर उसके बाद से मैंने देखा, फिर मुझे लगा यार ये तो बड़ा टाइम खाएगा भाई। और उस दिन क्या क्या होने लगा कि क्लास में ध्यान अगर इधर उधर भी हुआ तो लगता था ठीक है रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, टेंशन क्या है। अभी जो ऑनलाइन आया है ना, जो तुम लोग अब जगह हो ऑनलाइन में, और तुम्हारे पास जब रिकॉर्डेड वाले कंटेंट हो जाते हैं तो तुमको लगता है ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, बाकी तो आ ही रहा है बाद में। लेकिन बात के लिए समय कहाँ से लाओ?
समय थोड़ी नहीं ले आओगे, समय तब भी 24 घंटे थे, आज भी 24 घंटे है। कितनी भी फैसिलिटी हो जाए, जितने समय पहले थे उतने समय आज। और अब देखो कट ऑफ बढ़ रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले लोगों को के लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट समझना आसान था। पहले क्या था कि कोटा के ही बच्चों को अच्छे कॉन्सेप्ट आते थे, किसी पार्टिकुलर जगह के बच्चे को ही अच्छे कॉन्सेप्ट आते थे, किसी पार्टिकुलर कोचिंग के पार्टिकुलर बच्चे को ही वो बात पता थी, क्योंकि वो बात पता होने के लिए बहुत अच्छे टीचर और वो पार्टिकुलर जोन में ही होते थे। अभी ऐसा है नहीं, एवरीबॉडी इज ओपन। अभी जो नॉलेज तुमको है वो गांव में बैठे किसी कोने में बैठा हुआ बिल्कुल तुम्हारे यहाँ आने वाले मजदूर के बेटा भी अगर पढ़ रहा हो उसको ही पता होगी बात। तो सोच के देख, है कि नहीं? सब इंटरनेट है। तो अब कंपटीशन ज़्यादा है, तभी तो कट ऑफ ज़्यादा है। तो अब पढ़ाई स्मार्टली करनी पड़ेगी। नॉलेज तो तेरे पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी है कि नहीं? नॉलेज अब सबके पास है। अब ये मत समझना सिर्फ ये बात तुम ही जानते हो और सिर्फ KTM सर के नोट्स में ये छुपा के रख लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। अपने जो नोट्स के कंटेंट है, क्या लगता है सिर्फ अपने ही पास होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तुम देखना जितने टीचर हैं सबके पास हो, चीज़ें बटी है ना भाई। जितना तुम्हारे किसी भी ढंग के टीचर के नोट्स को पकड़ लो, तुमको लगेगा अच्छा सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। हाँ, ऊपर नीचा हो सकता है लेकिन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि अब चीज़ें सबके पास है। पहले क्या होता था, नोट्स, पहले नोट्स की बड़ी वैल्यू थी कि राजा बाबू नाम के टीचर का नोट्स है, बचा कर किसी को दिखाने का नहीं। अब ऐसा है नहीं, एवरीबॉडी इज ओपन। तो अब तुम ये सोचोगे कि सिर्फ मेरे नोट्स मजबूत हैं, मैं एकदम तिस्मार खान हूँ, मेरे पास ये बात है, किसी को पता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, सबको पता है। अब तो कैसे काम चलेगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन। अब तू सोच, क्या क्वेश्चन सबसे बचा हुआ है क्या? जो क्वेश्चन तुमने देखे वो सबने देख रखे, क्वेश्चन भी सबको पता है। अब क्या बचा? प्रैक्टिस। सिर्फ यही एक चीज़ है जो लोग कितना कर रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है। क्योंकि नॉलेज, कंटेंट, मटेरियल, तुम सबसे मूर्ख बच्चे को पकड़ लो, बस उसके पास मोबाइल या लैपटॉप ऐसे तो होना चाहिए, किसी मूर्ख बच्चे को पकड़ लेना, सबसे तुमको पढ़ने में नालायक लगेगा ना, उसको पकड़ना। उसके पास पूरा विकिपीडिया होगा। एक भी टीचर नहीं होंगे जिनका उसके पास नोट्स, मटेरियल, ये वो मॉड्यूल सब भरमार होगा वो। और वो तुमको आइडिया भी देगा, टेलीग्राम के इस चैनल को ऐसे करोगे तो वैसा करके तो फिर ये मिलेगा, सब पता है उसको। लेकिन वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ एक समाज से भी बन के रह जाता है। रखता सब है, रखता सब है, सारे कंटेंट तेरे पास जो नहीं होंगे उसके पास पूछ के देखोगा, सब होगा। लेकिन सब रखने से फ़ायदा नहीं हुआ। टेलीग्राम पे चैनल बनते हैं ना, तो सब तुम लोगों को तो बहुत पता होगा, ये वो करते करते। तो वो जो चैनल जो लोग बनाते हैं, जो चैनल बना रहे हैं, क्या समझते हो? वो इतना समय खर्चा कर रहा है, उसका वीडियो लीक कराओ, उसका वीडियो लीक कराओ। लीक मतलब क्या है? डाल दे इसमें, क्या लीक करा दिया। अब उसको लीक करा मतलब वो नाच रहे थे, लीक करा दिया। लीक पढ़ा रहे, बढ़िया दे दो। अब वो उसके वीडियो आ गए, उसके वीडियो आ गए। तुम क्या समझते हो सिर्फ वीडियो इन द मोबाइल इससे काम हो जाता है? कभी नहीं होता। लेकिन तुमको करना अच्छा, रही बात, इसने कहा प्रैक्टिस वाली बात इसने उठाई। अब देख, प्रैक्टिस की सीमा है एक। तुम किसी एक चैप्टर को पकड़ लो कि मेरे को तो काइनेमेटिक्स में ही पीएचडी का पीएचडी करना है, और तुम भरोसा रखो, मेरे साथ तुम रहो, हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन लगाते रह जाएं, पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे। इंटायर लाइफ कितने साल जियोगे? मेरे ख्याल से मान लो तुम लोग अगर 200 साल जीते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल उम्र है अभी बची हुई तुम्हारी। तो 150 साल तक इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग काइनेमेटिक्स, तभी भी तुमको लगेगा कि अरे यार अभी तो रह गया। 150 साल तक है क्या? 150 साल नहीं है। चंद महीने मिलते हैं उस चैप्टर के लिए, वो सब्जेक्ट के लिए, और उस चैप्टर के हिस्से में चंद घंटे का समय मिलता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको क्या करना पड़ेगा? बात बहुत सीरियस है, क्योंकि भाई किताब भी हमारे पास अथाह है। अब भाई KTM सर ने कहा कि भाई साला ज़िंदगी 150 साल की अगर होगी, ख़त्म हो जाएगा तभी काइनेमेटिक्स ख़त्म नहीं होगा। तो क्या उपाय है? तो क्वेश्चन कहाँ से लगाएं? तो क्वेश्चन तुमको लगाते समय अपने आप को ये बताना है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ये अपने को नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन से मुझे ये सीखने को मिला। अब इसके इन एंड अराउंड अगर कोई चीज़ें पूछी जाएंगी तो मैं कर लूँगा, कर लूँगी, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कुछ ज्ञानी लोग यूट्यूब पर कोई गधे होते हैं ज्ञान देने वाले, वो कहते हैं कि इतने क्वेश्चन लगा लो तो ये हो जाएगा, उतने क्वेश्चन लगा लोगे तो हो जाए। ऐसी फालतू की बातें
अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई नियम थोड़ी है इतने 1000 क्वेश्चन लगा लो अब तो हो गया सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन लगाने से क्या है, आपको क्वालिटी कंटेंट लगाना पड़ेगा, क्वालिटी कंटेंट लगाना पड़ेगा, बहुत समझदारी से, अब बहुत प्रिसाइज। तो क्या लगाना पड़ेगा, PYQ से बेहतर बेस देखने का कोई तरीका नहीं है। PYQ ये तरीका है। अब मैं ये सारे सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ, मैं ये जनरल बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, जिसके पास टीचर भी नहीं है उसके लिए भी कह रहा हूँ। PYQ लगाते समय खुद से बात करनी पड़ेगी। लगा लिया, आंसर आ गया, लेकिन रुको, आंसर आ गया, रुको, तुम साला रुकते ही नहीं हो ना, रेस में हो। एक क्वेश्चन का आंसर आया, पला टिक आया, पला टिक, ऐसे में तो तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही काउंट करते रह जाओगे, इतने लगाए मैंने, ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन लगाओ, आंसर आ गया, रुको, हाँ इसमें ये पूछा था, मतलब हो सकता है कि इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं। मान लो क्वेश्चन लगाए तुमने 3 मिनट में, नहीं आ रहा था, मुझे 3 मिनट लग गए। एक समय आया कि 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। कभी कभी कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में बन जाते हैं, कभी कोई क्वेश्चन देखते ही बन जाता है। अब देखते ही बन जाता है तो भागने का नहीं है, रुको रुको, चूँकि टेस्ट थोड़ी है, टेस्ट में मत रुको, टेस्ट में रुक के क्या करोगे ऐसे करके, नहीं, घर पे रुको, घर पे रुको और रुको और वहाँ देखो कि अच्छा इसमें ये, अरे भाई क्वेश्चन से तुम बात नहीं कर रहे हैं ना, तुमको समय नहीं मिल रहा, तुम तो वैसे ही कर रहे हो जैसे तुम रोड पे चल रहे हो, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, नमस्ते नमस्ते, जिसको नहीं पहचाना छोड़ दिया सारा तुम ऐसे बना रहे हो क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी होता है। रोड पे यही करते ना अपन, रोड पे यही करते, चलते रहे, जो देख रहे हैं, जो जान पहचान के उसको नमस्ते, जो नहीं है उसको इग्नोर करके चले गए। नो भाई, जो बन रहा है उससे रुक के बात करो, और जो नहीं बन रहा है उससे तो बात करनी। जो बन गया है उसको देखो कि अच्छा हाँ ये पूछा था तो बन गया, ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा ये बात करनी पड़ेगी आपको। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस जगेगा, तुम उस क्वेश्चन के 3D में उसको देख रहे हो, हाँ ऐसे चल रही है बात। भागम भाग मत करो, भागम भाग करने से फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करने पड़ेगा। तरीके से करिए। आप ये मानिए कि आपके पास क्वेश्चन किसी भी चीज़ का कितना भी लगा लोगे, अंत नहीं है, उसका अंत नहीं है। पूरी ज़िंदगी एक चैप्टर पे ख़त्म हो जा सकती है। बैठ से बस लो कि ये इसकी बात कर लो, तुम पूरे लाइफ बैठ से बस लो के सवाल लगा सकते हो, पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक टॉपिक के सवाल लगा सकते हो, पूरी ज़िंदगी। तो ये हमारा पर्पस थोड़ी है, पर्पस है जस्ट गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज, दैट्स ऑल। तो क्या लगाना पड़ेगा भाई, वहाँ जो क्वेश्चन देते हैं उसके बेस पे अपने आप को तैयार करना है। मतलब मुझे जो कंटेंट मिल रहे हैं, मेरे से आंसर आ गया तब भी उससे बात करनी है, और आंसर नहीं आया तो उस पर विचार करना है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आ रहा है उसको विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व करने के लिए घर पे जो क्वेश्चन करना है उसको भी टाइम लिमिट में करना है, सीरीज़ बना के कैसे करके। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस आपको करने नहीं आ रही होगी ठीक से। प्रैक्टिस करने का मतलब होता है सीधे सीधे आंसर लाना नहीं। जैसे मैंने बताया, आप उसको रुक के तरीके से कीजिए, क्वेश्चन में समय दीजिए। स्पीड बढ़ाने का काम आपको करना चाहिए, वो अलग चीज़ है। आधे घंटे मैंने बोला रिवीजन के लिए रोज़ होना चाहिए, रिवीजन के लिए आधे घंटा डालो, आधा घंटा डालो स्पीड में क्वेश्चन करने के लिए। 30 मिनट 30 क्वेश्चन, दिस इज द टारगेट। 30 मिनट 30 क्वेश्चन, दिस इज द टारगेट। धर सीधा, रोज। नहीं बन रहा है तो अच्छा, फिर अगर 30 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चन का जहाँ लेवल होगा वहाँ पे 30 मिनट, वो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कठिन। अरे यार कठिन क्वेश्चन 10 हैं, हमने अपने आप को टारगेट दिया 30 मिनट का, कठिन क्वेश्चन अगर 5 है, रोज़ कठिन क्वेश्चन आधे घंटे होने चाहिए, हार्ड बिल्कुल टफ। ये वर्कआउट कब करेगा? रोज़ तुम लगाते रहो, 2 का पहाड़ा पढ़ते रहो रोज़। क्या समझते हो, जीनियस बन जाओ? कभी गलती नहीं होगी, अच्छा भी लगेगा, सब आता है, सिर्फ 2 का पहाड़ा पढ़ना है। तो इसको प्रैक्टिस थोड़ी बोलते हैं, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं क्या 2 के पहाड़ा पढ़ने को? नहीं, पहाड़े में थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए, कभी 49 का भी आना चाहिए, कभी 49.378 का पहाड़ा आ जाए, दिमाग तब चलेगा ना। तो आपको लेवल बढ़ाने पड़ेंगे। हम लेवल यहाँ बढ़ाते हैं, हाँ हम कहाँ, मेरे को तो मौका मिलता है 7 दिन बाद। तुम सोच रोज़ टेस्ट लेने लगूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, रोज़ एक टेस्ट प्लान कर सकता हूँ, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन तू सोचो मेरी एक लिमिटेशन है, मैं एक सब्जेक्ट में कर सकता हूँ। बात समझो, जो मैं भाषण दे रहा हूँ क्या मैं नहीं करा सकता? बिल्कुल करा सकता हूँ। लेकिन क्या हो रहा है, पापा से चम्मच से खाना खा रहे हो,
मेरे से एक एक चीज़ लिखवा के लिख रहे हो। ऐसी जो आदत हो जाएगी ना, तो फिर बाकी सब्जेक्ट में तुम्हारे को तुम मेरे जैसा ढूंढने लगोगे। ये गलत हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद तुमको लगेगा, अभी भाषण जैसे कॉलेज में लोग जाते हैं ना, अभी तो फिजिक्स के जैसा अगर ये हो जाता तो ऐसा, अरे जैसा कैसे हो जाता है भाई, हर चीज़ का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। मेरे जैसे तुम नहीं हो सकते, तुम्हारे जैसा मैं नहीं हो सकता। तुम अगर एक चीज़ और क्लियर बता, तुम अगर सोचोगे जिस तरीके की प्लानिंग फिजिक्स में कराई जाती है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और बायोलॉजी किसी का तो बायोलॉजी में है ना, उर्दू में, सब में उसी तरीके से प्लानिंग करके, इतना सोच के कोई टीचर तुमको पूरे तीनों सब्जेक्ट में डिवोटेड होके एकदम से ऐसे करके कराए तो पॉसिबल नहीं है। सुन लो, नहीं है पॉसिबल, बात ख़त्म। बड़ा सा नो है इसके लिए। क्या उपाय है फिर? बाकी सब्जेक्ट में आपको अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। तुम जहाँ भी पढ़ रहे हो, टीचर का बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं करेंगे, रिटर्न बोल रहा हूँ, एकदम लिख के दे दो, नहीं करेंगे। वो कर ही नहीं सकते, उनका मन ही नहीं करने का, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। नहीं करेंगे वो। अच्छा, नहीं करेंगे, तुम ब्लेम भी नहीं कर सकते कि सर आपने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत कोर्स कंप्लीट कराना, टिक लगाना है, और प्रोटोकॉल वो फुलफिल कर रहे हैं ना। अच्छा देख, हमारे पेरेंट्स का कुछ फ़र्ज होता है। पेरेंट्स का बेसिक फ़र्ज़ क्या है? बच्चों को पढ़ाना। सारे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन उसमें से कुछ पेरेंट्स, कुछ गार्जियन उससे एक स्टेप ऊपर आके आते हैं, कुछ सेक्रीफाइस भी किया तब जाके काम किया। मान लो वो नहीं करते, क्या तुम उनको ब्लेम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो बेसिक प्रोटोकॉल है दे आर फॉलोइंग, पढ़ा रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं। तो टीचर अपने तरफ से ऐसा कुछ नहीं कमी छोड़ते कि तुम बोलो कि सर आपने ये गलत कर दिया, तुम कह नहीं पाओगे, क्योंकि उनका काम क्या था? पढ़ाना, कोर्स कंप्लीट करना, वो करा रहे हैं, वो कराएंगे, कोर्स कंप्लीट भी होगा। फिर दूसरा तुम क्या बोलोगे? टेस्ट सीरीज भी होगा। तुम क्या बोलोगे? सर डाउट नहीं बता दो, डाउट भी बताएंगे। यही 3 चीज़ मांगते हो ना तुम। चौथा ना तुमको चाहिए ना वो देंगे, लेकिन सिलेक्शन होता है चौथे नंबर से। प्रॉब्लम यहाँ ये है, चौथे नंबर से। उस चौथे नंबर की ज़रूरत किसको पड़ती है? तुमको पड़ती है उस चौथे नंबर की ज़रूरत। उस चौथे नंबर की ज़रूरत ऐसे बच्चों को पड़ ही नहीं रही जो जब ऑल इंडिया टेस्ट दे रहा हो और उसके रैंक 15, 20, 50, 10, 1, 2, 3 आ रहे, उसको चौथा नंबर चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको जब चौथा नंबर चाहिए था वो ले चुका है बहुत पहले। तुमको अब चाहिए चौथा नंबर। टीचर तुमसे वही 3 नंबर की चीज़ें करा रहे हैं, तुमको कोर्स भी करा रहे हैं, तुम्हारे डाउट भी बता रहे हैं, तुमसे टेस्ट भी ले रहे हैं, तुमको लग रहा है कि यही दुनिया है, चौथी चीज़ दी नहीं जा रही है, और तुमको फिर उसके बाद से तुम बाद में फंसते हो। सारे थोड़ी फंसेंगे, कुछ न कुछ होते हुए फंस जाएंगे। फिर कहोगे कि फिजिक्स गड़बड़ हो गया, केमिस्ट्री सही हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या करें इसके लिए? इसके लिए करें ये कि वो जो बात बता रहा हूँ उसको बाकी सब्जेक्ट में लगाओ। डोंट डिपेंड ऑन एनी टीचर, डोंट डिपेंड ऑन दैट। पूरा डिपेंड अगर तुम हो गए तो बात बन जाएगी। ये 15 दिन से 20 दिन से, जब से 2 महीने, कितने दिन से रट रही हो फिजिक्स का? अपना वो क्या पढ़ाता? मैं तो फिजिक्स में पढ़ाता हूँ ना, क्या बोलते हैं उसको भाई? नहीं, मैथ्स वर्स का क्या बोलते हैं कि मैथ्स गड़बड़। अरे भाई मैथ्स गड़बड़ साला अगस्त आ गया। कब आए तुम मेरे पास? कब आए थे? मई में आई थी पक्का? मई में आई थी। मई के बाद जून गया, जुलाई गया, अगस्त आ गया। अगर मई हटा भी दो, कितने मई को आए थे? मान लो चलो मई हटा ही दो, जून आए, जून और जुलाई, अगस्त, 2 महीना। 2 महीना से तुम लगातार अगर रट रहे हो मेरी मैथ्स खराब है, मैथ्स खराब। भैया तो अभी अगस्त आया, अक्टूबर आ जाएगा, दिसंबर आया, कहानी खराब है, जनवरी में बैठना है। तो क्या उपाय है? उपाय मैंने बताया, उसमें से अब अच्छा उपाय बताता हूँ, उसको तोलने लगते हो। ठीक बताए नहीं बताए? अभी एक बाबा है ना, प्रेमानंद जी बाबा है ना, ऐसे मेरे को विशेष बाबा से उतना वो नहीं है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम लोगों भी उनका ऐसा चलता है, तुम लोग भी मानते होगे, नहीं मानते हो? कुछ लोग मानते हैं, मानते हो, ठीक है, मानते, जो मानते हो बहुत मानते हैं, ये भी बहुत मानती है प्रेमानंद बाबा, ठीक है, बाबा अच्छे हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई बाबा अपने को अच्छे लगे, अब मैं बात बोलता हूँ, ये बात देखना कहीं से गलत नहीं है, कोई बाबा अपने को अच्छे लगे, अगर वो अच्छे हैं, मेरा उनके प्रति अगर भरोसा है, तो भरोसा है मतलब फुल होना चाहिए, कहे दिन तो दिन, रात तो रात। उन्होंने अभी लड़कियों से रिलेटेड कुछ बात कही, वो बात लोगों को बुरी लग गई, फिर लोग उनको बोले गलत है। अरे भाई, इसका मतलब तू बाबा को मान ही नहीं रहा था, तू तो अपनी मान रहा था, तेरे मन के हिसाब से बाबा बोल रहे थे, बाबा अच्छे, नहीं तो बाबा खराब। मतलब तुमने बाबा के जीवन में सुनी ही नहीं, किसकी सुनी? खुद की।
तुम साले अपने मन से तेज बन रहे हो, झूठ फूस के हाय बाबा कर रहे हो। या तो सुनो तो पूरा सुनो, और नहीं तो तुम उनकी सुन के भी उनकी सुन रहे, तुम अपने मन की सुन रहे। बाबा बहुत अच्छा बोलते हैं, बाबा, अरे यार तुमने डिसाइड किया। जब बाबा खराब बोले तभी भी तुम्हारे मन में आ जाएगी यार अगर बाबा बोल रहे हैं मतलब सही होगा, हम ही गलत हैं। तब हुआ ना उनके प्रति डिवोशन। भगवान में ही होता, भगवान अच्छा कर रहे हैं तब ठीक है, भगवान बहुत अच्छे हैं, ये भगवान बहुत अच्छे हैं, शानदार सारी क्या बोलते हैं उसको, मुरादें पूरी होती है। और जिस दिन कोई कांड हो गया, भगवान बेकार है, ये नहीं वहाँ जाएंगे। नो, ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी विश्वास होता। मैं विशेष नहीं जाता इन सब चीज़ों में, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, किसी को अगर फॉलो करो तो कंप्लीट करो, और नहीं तो तुम अपने आप को फॉलो कर रहे हो। नॉलेज है 1 घंटा, मैंने ये फॉलो अपने आप को कर रहे हो, सुन अपने आप ही रहे हो। इस लड़की ने मेरे से सारी एडवाइस ले ली, अभी पूछूंगा अभी कितना काम किया तुमने, उसमें तो भी बताएगी, जवाब देगी, जो इसको अच्छा लगा हो वही किया होगा इसने। फिर बाद में क्या बोलेगी, आपने कहा था तो कर लिया था। भाई कहा था तो पूरी बात मानी नहीं ना तुमने, मेरे से पूछा इतना, उसमें से डिसाइड किया ये करूँगी ये नहीं करूँगी, ये करूँगी ये नहीं करूँगी, अब फिर बेनिफिट ढूंढोगे इतना, ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई। या तो बात सुनो तो जो कह दिया उतना मानो, उसमें से छांट के मान रहे हो मतलब तुम मेरी बात नहीं मान रहे। किसकी मान रहे हैं? खुद की। मैंने बोला यहाँ से जाओ, ये चीज़ खरीद लो, ऐसे कर लो, फिर तुमने कहा कि नहीं इसमें से गई तो थी लेकिन मैंने ये नहीं लिया, मैंने वो कर लिया। भाई तो किसके हिसाब से लिया? मेरे हिसाब से लिया? नहीं लिया, तुमने अपने हिसाब से लिया। मैंने काम तुम करो सब अपनी मर्जी से, और फ़ायदा सोचो कि सबके हिसाब से बड़ा फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। बात मानो तो पूरा मानो, नहीं मानो तो बिल्कुल नहीं मानो। बात समझ रहे हो? जो तुम लोग पूरी बात नहीं मान रहे, मैं भी बोल रहा हूँ, मान रहे हो पूरी बात नहीं मान रहे, तो फ़ायदा भी पूरा नहीं होने वाला है। बात क्लियर है? बात पूरी नहीं मानोगे, फ़ायदा पूरा नहीं होना है। ये चिंता का विषय है, कि चिंता का विषय है। आप पूरी बात नहीं मानते, आप मेरी बात बोलने के बाद भी उसमें अपना दिमाग लगाते हो। ये मैं तुमको जीवन जीना थोड़ी ना सिखा रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये रहा एग्ज़ाम, ये रही तारीख, ये रहा चैप्टर, ये रहा तरीका, ऐसे होगा क्रैक, और तुम उसमें लगाने लगते हो दिमाग, इससे तुम्हारा होगा घाटा। जो कहा मान लिया, कहानी हो गई ख़त्म। कितना आसान तरीका है, जो कहा माना, कहानी ख़त्म। बात ऐसी है, सिलेक्शन कराना सिर्फ नॉलेज से, सिर्फ कंटेंट होने से नहीं होता है। आपको उसके लिए बाकी लोगों से बेहतर करना पड़ेगा। बाकी लोगों से बेहतर कैसे कर सकते हो? बाकी लोगों के पास क्या चीज़ नहीं है? बाकी लोगों के पास डेडिकेशन नहीं हो सकता है, उसकी कमी हो सकती है। मेहनत तो ये वर्ड ही ठीक नहीं है। क्वेश्चन होमवर्क देखने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई नहीं। किसी स्टूडेंट को देखना, उसके सारे टीचर लल्लू रहते हैं फिर भी पास हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास उपाय नहीं है। फिर उसके बाद देखो फिर उसका कमाल, उसकी तरीके, फिर वो क्वेश्चन लगाता है, फिर ऐसे क्रिया, फिर मेहनत करता है। यार उसको बोलते हैं मेहनत, जिसके पास ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास है, फिर तुम उसमें गड़बड़ी करते हो। तो इससे मेरा फिजिक्स सफ़र करता है। कैसे सफ़र करता है? तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट के चक्कर में मेरा फिजिक्स परेशान हो जाता है, प्रेशर आ जाएगा ना यार। फिर कुछ टाइम के बाद तुम्हारे मन में आ जाएगा, अरे यार सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से क्या होगा, सिर्फ फिजिक्स ही करा रहे हैं, बताओ। है कुछ एग्जाम्पल, बच्चों के एग्जाम्पल ही होते हैं कि पिछले साल में फिजिक्स ही करता रह गया। अबे साले फिजिक्स करता नहीं रह गया, वो फिजिक्स मैंने करवाया, तुमने बाकी करे ही नहीं, तो यही दिखेगा करता हुआ, करता ही रह गया। बाकी तुमने किए ही नहीं, तो यही तो दिखेगा। 3 सब्जेक्ट है, 2 तुमने जीवन में नहीं छुआ, और ये भी नहीं छूते अगर मैं नहीं छुआता तो। आप ऐसे मत समझो, आप चीज़ों को मतलब बाकी जो सब्जेक्ट है उसको इतने तरीके से टच में उसके रहो कि भाई समय, जब हमारा अभी अगस्त आ गया, अगस्त को तुम हल्के में मत लो। अगस्त आ गया, अगस्त का मतलब समझ रहे हो? काउंट कर ले, जिसको जनवरी में बैठना है उसको देख लो। अब जनवरी में तो बैठना है, अब जरा तो देख, पढ़ाई कब बंद हो जाएगी इनकी? दिसंबर में। दिसंबर छोड़ो, दिवाली के दिन भी जब ऐसे करते रहोगे ना फुलझड़ी, अरे यार दिवाली जा रही है, ऐसा वाला टेंशन होगा। वो बर्थडे होने की खुशी से ज़्यादा उम्र बढ़ने का गम जो होता है ना, वो शुरू हो जाएगा तुम्हारा दिवाली के दिन। तुम दिवाली एंजॉय नहीं कर पाओगे। दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ द एग्ज़ाम। कब? जब तुम्हारी तैयारी नहीं होगी। फिर दिवाली के फुलझड़ी के बीच में चल रहे होंगे फिजिक्स, तो चलो मैथ्स में क्या मतलब मज़ा नहीं आएगा, दिक्कत है।
क्या उपाय है फिर? उपाय ये है, हाँ तुम्हारे पास है समय। उपाय ये है कि आपको अभी से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैं ये बात 1 महीने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। 1 महीने पहले जो हाल था आज भी वो हाल है, अगले महीने ही बोलूँगा वही हाल रहेगा। और उसके बाद अगर एक बार और बोलना पड़ गया फिर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। और किसी को ऐसा लग रहा है ना कि मेरा अगर फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छे से नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट में प्राण लगा दूंगा, प्राण लगा दूंगी, उससे बड़ा गोबर कोई नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट में इतना प्रेशर रहेगा, एक तो एडवांस गया तेरे हाथ से, उसके लिए तो हिम्मत ही नहीं कर पाओगे, और दूसरा इतना प्रेशर आ जाएगा, इतना प्रेशर आ जाएगा कि तुम इतने डर जाओगे कि तुम सिर्फ चुनोगे टॉप 10 टॉपिक कौन सा है मेरे लिए। फिर टीचर के पास एडवाइस लेने की, सर क्या करें, मैं क्या करूं, बस परेशान हो जाओगे। इसलिए तुम ये मत समझना कि 2 अटेम्प्ट है तो ये सेहत के लिए अच्छा है, ख़तरनाक है ये, क्योंकि पहला अटेम्प्ट कब है, बस बगल में है। उसके लिए कितना समय बचा हुआ है, देख अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिवाली। इस बार दिवाली शायद आधे में है ना, आधे में है। अगस्त सितंबर आधा, 2.5 महीने, 2.5 महीना डिसाइड करेगा कि तेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तुमको तो लग रहा है कि अभी अगले साल एग्ज़ाम है 2026, यही लग रहा है ना अपने को, 2026 में पेपर है। अरे भाई 2.5 महीने है तेरे पास, और तुमको तो लग रहा बढ़िया बढ़िया, बारिश हो रही है, पकोड़े चल रहे हैं, पापा खिला रहे चम्मच से, बढ़िया चल रहा सारा जीवन। आज पेट का दर्द नहीं आएंगे, कल ये हो गया वो। नो, ऐसे नहीं चलेगा काम करो, खूब करो, तब जाके बात बनेगी। रही बात कि खाने का और ये, और जीवन में दुख का और दर्द का, तो ये और शांति, मोटिवेशन, इससे कुछ नहीं। रोज़ जीवन में कष्ट है, रोज़ परेशानी है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि आज मेरे लाइफ में कोई टेंशन नहीं हो, मैं जाऊं मस्ती में पढ़ाऊं, सारा जीवन चले, बढ़िया जाऊं, खेलूं कूदूं, वहाँ से आऊं, खाऊं पीऊं, सो जाऊं। कम से कम एक दिन तो ऐसा मिले लाइफ में विदाउट टेंशन। ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइफ में कोई भी दिन बिना किसी टेंशन के तुम्हारे जीवन में आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इसके लिए जो लोग नशेड़ी हैं, दिन भर काम करते, रात को दारू पीते हैं, सो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती। यही तो करते हैं, नींद नहीं आती, दारू पिया, कोई नींद की गोली ले ली, हटाओ नींद नहीं आती, खाओ पियो सो जाओ, फिर निकल लेते हैं बहुत जल्दी, निकल भी तो लेते हैं। अब आप देखो, बात समझो, ऐसे काम नहीं चलेगा। कितने दिन है तुम्हारे पास? 2.5 मंथ्स यू हैव। 2.5 मंथ्स में काम कैसे करना पड़ेगा, बहुत प्रिसाइजली, एकदम से। जो चल रहा है वो अभी ही ख़त्म होना चाहिए। जो चल रहा है उसको घर पे जाके करने से कम कोई मतलब नहीं है। अभी चल, ये बाइट से बच लो, अभी चल रहा, मतलब बाइट से बच लो, अभी ख़त्म होना चाहिए। जो क्वेश्चन यहाँ चल गया, ये क्वेश्चन मुझे क्यों रिवीजन के लिए डालना, घर पे जाऊँगा रिवाइज़ करूँगी तो अच्छा हो जाएगा, ये गलत थॉट है। अभी चल रहा है, अभी ख़त्म होना चाहिए, चैप्टर चाहे जो भी हो, समझ रहे हो? तब जाके बात बनेगी, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, एक सवाल देता हूँ जिसको एज ए होमवर्क तुम करना, या अभी ही कर लो, समय तो है ही, अभी खेलो। ये देखो, एक वायर ले लिया, ये इसका रेडियस है, रेडियस r है, करंट ऐसे लेके जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं? अब इसमें कहा कि अगर कोई करंट फ्लो हुआ है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, सेंटर ये रहा भाई, इसमें से करंट में I फ्लो करा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा? I4। हाँ, देखते हैं, ये फोटो बना लीजिए पहले। बना लिया? ठीक है, कितने सेक्शन हैं? 2। एक रहा, ये रहा मेरे पास, इसका फर्स्ट पार्ट वायर है,
ये रहा सेकेंड पार्ट जो कौन है, सेमी सर्कल, और ये रहा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के कारण बी कितना होगा, 0, क्योंकि इसके लाइन पे ही पॉइंट है। फर्स्ट पार्ट के लिए भी बी कितना होगा, 0, क्योंकि इसके लाइन पे ही पॉइंट है। सेकेंड पार्ट मेरा सेमी सर्कल है, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, अल्फा नहीं उसके जगह क्या डालूंगा, पाई, पाई से पाई कट जाएगा। देखो सेमी सर्कल याद रहे नहीं रहे कोई नहीं जानेगा, कहाँ तक घूमते फिरोगे, क्या याद रखोगे, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। सेमी सर्कल है तो अल्फा की जगह पाई, सर्कल है तो 2 पाई, तो बस पाई पाई निकल लिए, ये बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ये आंसर है, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल, इसको मिटा दूं। मंगल अभी मत बनाना, क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है, अभी मत बनाना। इस तरीके से कह रहा है कि एक तो आपका लूप है, ऊपर से करंट आ रहा है आई, ये करंट आई आया, इसके तरफ घूमता हुआ ये बढ़िया और ये बढ़िया निकल गया, ये सेंटर सी है, रेडियस की कोई बात नहीं, आर लेना है। बताइए बी कहाँ होगा, सेंटर पर, बी कितना होगा, सेंटर पर। क्या हो गया, बोलूं, देखो भैया इसके कितने सेक्शन में डिवाइड करोगे, 3, एक ये, दूसरा आर्क, तीसरा ये। बोलो ये तो एक्सिस पे आ गया तो वैल्यू होगी 0, किसकी, बी की। चलो इसके भी पॉइंट एक्सिस पे है, एक्सटेंड करके देख लिया करो, तो इसके लिए बी अगर एक्सिस पे ही आ जाए तो 0 होता है, तो खेल ख़त्म। तो क्या बना, सिर्फ आर्क बचा, सिर्फ आर्क बचा। और क्या हम आर्क सेम सवाल कर चुके हैं क्या, तो कितना आंसर आया था, 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन आर। ये आर्क पहले कर लिया था हमने, जहाँ पे थीटा कितना बना था, 270 डिग्री, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया था पाई अपॉन 180 से, और फार्मूला लगा दिया था म्यू नॉट आई अल्फ़ा अपॉन 4 पाई आर। ये आर्क का फार्मूला होता है जो आपको आता है। इसके बाद की जो क्लास आने वाली है वो है टफ, वो टफ है, और वो इसके लिए थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ आज रात की क्या प्लानिंग होती है, हो ना हो आज रात को इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब डायरेक्शन की टेंशन नहीं है। सोच, इसको क्यों लाया था इधर, डायरेक्शन के चक्कर में, अब उसकी टेंशन नहीं। तो अब हमको क्या करना है, प्रैक्टिस। तो अब हम काम इसको कर सकते हैं, तो हो सकता है आज रात को इसको कंटिन्यू करूँगा, चांस है। आज के लिए इतना ही, बाकी आप मज़ा कीजिए। रात को सोने का समय ऐसा रखो कि 12 बजे तक जो है, 1 बजे तक, 12 बजे तक सो। बहुत जल्दी सोने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती करके कि मैं तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, फालतू की बातें हैं। काम है ना भाई, काम तो करना पड़ेगा।
तो 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जितने बजे तक आप कंफर्टेबल होते हैं, एटलीस्ट मेरी क्लास को अगर लास्ट में रखते हो, उसके बाद अगर एनर्जी रहती है तो पढ़ लिया करो, और नहीं रहती तो सो जाओ, रहती है तो पढ़ो, ज़बरदस्ती करके नहीं कि बस मैंने तो ठान लिया रूटीन में है मेरे कि 12 बजे सोने का, फालतू की बात है। अगर आपको नींद आ रही है 1 बजे, 12 बजे मान लो मेरी क्लास छूटी और तुम एकदम चार्ज हो, तो पढ़ो ना भाई, क्या दिक्कत है, पढ़ो, समय का यूज़ करो। हाँ, मेरे से चटिंग फटिंग मत करना, मोबाइल बंद कर दूँगा, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, है सब कुछ नहीं। जो आपको मतलब 11 बजे के बाद से 11:30 लगभग मान लो क्लास हो जाती है, सपोज़ करिए 11:30 में क्लास हो गई, उसके बाद कोई दिक्कत है मैसेज करके छोड़ दो, मैं अपना देख लूँगा, जब मुझे उसको जवाब देना रहेगा कल दे दूँगा दिन में। हैंड आउट वगैरह का मैं सोच रहा हूँ कि रातों रात हैंड आउट भेजूँ कि नहीं भेजूँ, ये थोड़ा सा मैं सोच के विचार कर रहा हूँ। क्लास ख़त्म होती है तो आप हैंड आउट, जो लोग मेरे को डाउट हो जाता है ना, वो आपके रिस्पॉन्स से पता लग जाता है कि ये नहीं ध्यान दे रहा, तो आज से वीडियो ऑन करवाऊँगा, अपना बेडरूम के कपड़े ठीक करके रखना, पता चले मैं वीडियो ऑन किया ना तो मैं ऐसे टाइम पड़ा हुआ उसे, कोई सोते वाले मुद्रा में नहीं रहेगा, बढ़िया एकदम तैयार रखोगे, क्लास में जैसे आते हैं बढ़िया मुँह हाथ धो के ऐसे, जैसी वीडियो ऑन बोलूँगा टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत ऑन करना। जो लोग सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको तो मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली, तो उनको जब मैं जानता नहीं हूँ और वो मुझे भी नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ और ना वो भी मेरे साथ कंफर्टेबल है। बात आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसीलिए हो सकता है मैं उनको वीडियो ऑन करने की नहीं भी बोलूँ, क्योंकि जब उनका एडमिशन लिया था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि भाई तेरे ऊपर ऐसा हुक्म चलाऊँगा। अब वो ऐसा हुक्म चलवाना उनको पसंद भी नहीं होगा, वो अपने उनका सबका नेचर अपना अपना होता है। अब क्या है, अगर उनके ऊपर ज़्यादा ऐसा करके करूँगा, ऐसे कर वैसे कर, तो वो मुझे जानते नहीं है ना, जो जानता नहीं है तो तू देख कोई आदमी वहाँ जा रहा है, वो तेरे प्यार का हुक्म चलाए, कैसा लगेगा तुमको? इसलिए मैं ज़्यादा चाहता भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि विद इन प्रोटोकॉल उनके साथ काम करूँ, जो मैंने कमिटमेंट जैसे कर रहे हैं ना लोग, उसी तरीके से मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको मैं जानता नहीं हूँ, उनको ना उनके पेरेंट्स मुझे जानते हैं, तो उनके साथ ये बात संभव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, करेंगे तो उसके लिए वो डिस्कम्फर्ट जोन में जिसको जाना है तो वहाँ चले जाए। तो वीडियो ऑन करने का जो सिस्टम है ये सिर्फ अपने तक ही रहेगा। जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको ना मैं कभी कहूँगा तो जैसी वीडियो ऑन करने के लिए बोलूँ, मैं कब बोलूँगा? जब मुझे डाउट होगा, तो आप तुरंत वीडियो ऑन कर लेना। करने तो आता है ना? अच्छा, ऑन करना है और तुरंत ऑफ भी कर देना है। और उसके बाद से जब मुझे लगेगा कि अभी वीडियो ऑन करना ज़रूरी है और मैं सबको देखते रहना चाहता हूँ कौन क्या कांड कर रहा है, तो हो सकता है क्लास जब हो तो आप लगातार वीडियो ऑन करके भी जिस दिन मैं बोलूँ उस दिन आपको काम करना है। एक्चुअली देख, मेरा पर्पस ये है, मैं चाहता हूँ कि जो समय हमने रात वाला रखा है यूज़ करने के लिए, उसका यूज होना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए करने में मज़ा नहीं है। अब क्लास के बाद जो लोग क्लास ख़त्म होते ही इंस्टेंट मुझे नोट्स नहीं भेजेंगे, मैं देखूँ उस नोट्स को, रात को नहीं देखूँ, मैं दिन में देखूँगा। लेकिन जिसका नोट्स इंस्टेंट नहीं आएगा उसके लिए बस एक ही उपाय है, कल आप आइएगा, आराम से बेंच पे पलथी लगा के बैठिएगा, बल्कि बढ़िया एकदम से आधा, ठीक है, आधा हाफ सिटिंग दिखाऊंगा आपको कैसे बैठते हैं, ठीक है। तो आज रात से तुम इस बात को ध्यान देना, क्लास ख़त्म हुई उसके बाद क्या करोगे, कैसे नोट्स भेजोगे? हाँ, हम सब भी, सबको भेजना है नोट्स। आपने जो काम किया ना वो काम भेजना है, जो काम किया वो काम भेजना है तुरंत, इंस्टेंट। अच्छा, उसके बाद जैसे ही ये काम मैं रोज़ रोज़ नहीं कराऊंगा, लेकिन तुमको थोड़ी पता होगा किस दिन मांगूंगा। मेरी इच्छा है, जैसे मान लो आज रात को मेरी इच्छा नहीं होगी, नहीं मांगूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि नोट्स भेजो तो इंस्टेंट भेजना है, तो क्या करोगे, कोई ऐप रखना और उसका इस फोटो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं फ़ोटो खींच दिए 10 फ़ोटो भेज दिया, फ़ोटो नहीं, आप एक बार फ़ोटो स्कैन करो फटाफट और भेजो, जिस दिन बोलूँगा उस दिन। और दूसरा उपाय क्या है चेक करने का, कल होके तो इधर ही आओगे, वो नोट्स लेके आना है। जिस दिन मेरी इच्छा होगी मैं उस दिन वो नोट्स देखूँगा। नोट्स, रात वाला नोट्स रोज़ लेके आना है, ठीक है बात? ठीक है, जाइए मज़े कीजिए।